आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया के एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कार्बन। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा तत्व जो प्रकृति में इतनी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसने पूरी जीवित दुनिया का निर्माण कितनी सफलतापूर्वक कर दिया है। आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं और इस बुनियादी विषय को गहराई से समझेंगे। तो यहीं से सबसे मुख्य सवाल सामने आता है, जिसे हम कार्बन का विरोधाभास या कार्बन पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। एक ऐसा तत्व जिसकी भौतिक उपस्थिति इतनी छोटी है, वो आखिर पूरी दुनिया पर कैसे हावी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें अपनी इस बड़ी और दिखाई देने वाली दुनिया से निकलकर एक बहुत ही सूक्ष्म यानी परमाणु के स्तर तक का सफर तय करना होगा। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। 0.02%, जी हाँ, सिर्फ 0.02% पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट में खनिजों के रूप में कार्बन। बस इतना सा ही। सच में ये एक बहुत ही मामूली और हैरान करने वाला नंबर है, लेकिन फिर भी ये जानकर आश्चर्य होता है कि यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर लाखों कंपाउंड्स टिके हुए हैं। इस जटिल विषय को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। आज का हमारा एजेंडा इन 6 हिस्सों में बटा है। पहला, कार्बन का विरोधाभास। दूसरा, साझा करने की कला। तीसरा, कार्बन के कई रूप। चौथा, एक बहुमुखी तत्व। पांचवां, चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स। और अंत में छठा, कार्बन कंपाउंड्स के परिवार। यह पूरी यात्रा एक अकेले परमाणु से शुरू होकर लाखों आणविक संरचनाओं तक जाएगी। आइए बिना देर किए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, कार्बन विरोधाभास। कम मात्रा लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो समझ आता है कि निर्जीव वातावरण में कार्बन असल में कितना दुर्लभ है। पृथ्वी की पपड़ी में सिर्फ 0.02% और वायुमंडल में केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी का जो 99.95% हिस्सा है वो पूरी तरह से अन्य तत्वों से बना है। लेकिन इसके बावजूद हमारी रोजमर्रा की लगभग हर चीज, जैसे खाना, कपड़े, दवाइयाँ और किताबें, ये सब इसी कार्बन पर आधारित है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भाग 2, साझा करने की कला, परमाणु दुविधा का समाधान। यहाँ हम सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि बॉन्ड बनाते समय कार्बन परमाणुओं को असल में कैसी संरचनात्मक समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ 2 तरह के कंपाउंड्स का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। आयनिक कंपाउंड्स का रूल बहुत सख्त होता है, इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से लेना या देना। इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ऊंचे होते हैं और ये बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। लेकिन इसके उलट कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स एक बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग की कला अपनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं और ये बिजली के बहुत अच्छे संवाहक नहीं होते। कुछ सामान्य आंकड़ों से ये बात और भी साफ हो जाती है। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन जैसे कार्बन यौगिकों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयोनिक यौगिकों के मुकाबले काफी कम हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है और इस पूरी प्रोसेस में कोई चार्ज्ड आयन नहीं बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन को आखिर इलेक्ट्रॉन साझा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसे एटॉमिक डिलेमा या परमाणु दुविधा कहते हैं। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसे आदर्श बेस जैसी स्थिरता पाने के लिए अपने बाहरी शेल में 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर C4- एनायन बनाता है तो इसके 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़कर C4+ कैटायन बनाता है तो इसके लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी। तो कार्बन क्या करता है? वो बहुत स्मार्टली इन दोनों स्थितियों से बचता है और अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का एक बेहतरीन समाधान निकाल लेता है। शेयरिंग के इस शानदार तंत्र को समझने के बाद चलिए तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, कार्बन के कई रूप, एक ही परमाणु, अलग अलग संरचनाएं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे बिल्कुल एक ही तरह के परमाणु मिलकर एकदम अलग चीजें बना सकते हैं। एक तरफ हीरा है, जिसमें कार्बन का हर परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर एक बेहद कठोर 3D ग्रिड बनाता है। यही वजह है कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। और दूसरी तरफ C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन है, जो बिल्कुल एक जटिल फुटबॉल या जियोडेसिक डोम की तरह दिखता है। दोनों 100% कार्बन से बने हैं, लेकिन परमाणुओं के जुड़ने का तरीका उनके भौतिक गुणों को पूरी तरह बदल देता है। चौथे भाग में आपका स्वागत है, भाग 4,
एक बहुमुखी तत्व, दोस्ताना परमाणु। यहाँ हम कार्बन के एक बहुत ही मिलनसार स्वभाव की बात करेंगे। कार्बन इतना मिलनसार क्यों है? इसकी पहली बड़ी वजह है कैटेनेशन। ये कार्बन की एक ऐसी यूनिक क्षमता है जिससे वो दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन के इसी गुण के कारण लंबी लंबी चेन्स, शाखाएं और रिंग्स जैसी बड़ी संरचनाएं बनती हैं। प्रकृति में किसी और तत्व में कैटेनेशन का ये गुण इतने बड़े लेवल पर नहीं पाया जाता। दूसरी अहम वजह है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक साथ 4 अन्य कार्बन परमाणुओं या किसी दूसरे मोनोवैलेंट तत्वों के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है। और जब ये टेट्रावैलेंसी कार्बन के छोटे आकार के साथ जुड़ती है ना, तो इसका न्यूक्लियस साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से पकड़ कर रखता है। नतीजा, असाधारण रूप से स्थिर और पक्के बॉन्ड। वैसे कार्बन की इसी बहुमुखी प्रतिभा ने विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी धारणा को भी तोड़ा था। एक समय था जब वैज्ञानिकों का मानना था कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए किसी रहस्यमयी वाइटल फोर्स यानी जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ जीवों में पाई जाती है। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अपनी प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इस थ्योरी को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। चलिए अब सिद्धांत से थोड़ा आगे बढ़कर व्यवहारिक हिस्से की ओर आते हैं। भाग 5, चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स। अनंत को व्यवस्थित करना। ईथेन जैसे एक सरल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही तार्किक है। इसे हम 2 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला कदम है कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जोड़ना, और फिर दूसरा कदम है कार्बन की जो भी वैलेंसी बच गई है उसे पूरा करने के लिए बस हाइड्रोजन परमाणुओं का इस्तेमाल करना। इसी सरल नियम से अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम उन्हीं परमाणुओं की व्यवस्था ही बदल दें? यहीं पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अवधारणा आती है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनकी संरचना या बनावट पूरी तरह से अलग होती है। ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन इन 4 कार्बन परमाणुओं को एक सीधी रेखा या चेन में भी जोड़ा जा सकता है और एक ब्रांच यानी शाखा के रूप में भी। कार्बन के कंकाल को इस तरह फिर से व्यवस्थित करने से पूरे अणु का आकार और उसके गुण मौलिक रूप से बिल्कुल बदल जाते हैं। अब हम इस चर्चा के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। भाग 6, कार्बन कंपाउंड्स के परिवार, कार्य के लिए प्रतिस्थापन। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स वे हेटेरोएटम या परमाणुओं के विशिष्ट समूह होते हैं जो किसी कार्बन चेन से जुड़कर उस कंपाउंड के रासायनिक गुणों को पूरी तरह से तय करते हैं। मजे की बात तो ये है कि कार्बन चेन की लंबाई चाहे जो भी हो, ये फंक्शनल ग्रुप्स उस मॉलिक्यूल के व्यवहार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कुछ बहुत ही सामान्य फंक्शनल ग्रुप्स को देखने से पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। अगर किसी कार्बन चेन में महज एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह ऑक्सीजन या क्लोरीन का एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए, तो उस कंपाउंड के असली दुनिया के गुण पूरी तरह से बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे विकसित होता है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप वाली एक पूरी श्रृंखला बनती है तो उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसमें हर अगला सदस्य पिछले वाले से सिर्फ एक CH2 यूनिट बड़ा होता है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर कदम पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, लेकिन उनके बुनियादी रासायनिक गुण एकदम एक समान रहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक विचार में सिमटा है। अगर केवल 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का एक साधारण सा काम लाखों जटिल जीवित संरचनाओं का छिपा हुआ वास्तुकार हो सकता है, तो जरा सोचिए प्रकृति के ऐसे और कितने अदृश्य नियम होंगे जो खामोशी से हमारे आसपास की वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। प्रकृति की इन बुनियादी चीजों के बारे में अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।